चैप्टर 16 है ये, एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 की किताब का। यहाँ पे वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स ये चैप्टर का टाइटल है। यहाँ पे वाटर के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आपका टाइटल बताता है। वाटर में भी खासकर फ्रेश वाटर सोर्सेज के बारे में बात की जाएगी। फ्रेश वाटर सोर्सेज नॉर्मली कहाँ लिखते हैं? आपके घर के बगल में तालाब होता है, लेक्स होती हैं, रिवर्स बहती हैं, ये सब फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर का सोर्स अंडरग्राउंड वाटर से मिलता है। आपके घर में पंप लगे होंगे, सबमर्सिबल लगे होंगे, वहां से फ्रेश वाटर आता है। तो वाटर एक प्रेशियस रिसोर्स, इसके बारे में जानेंगे। कैसे इसको आप कंजर्व कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस है इसके बारे में जानेंगे। कैसे ये खत्म हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे दो कोट्स लिखे हुए हैं। पहला है जल है तो कल है। इसका मतलब यह है कि इफ यू हैव वाटर, अगर आपके पास पानी है तभी आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एक स्कूल ने वाटर डे सेलिब्रेट किया और कुछ चिल्ड्रंस को बोला कि आप पोस्टर्स बना के लाइए वर्ल्ड वाटर डे पे। तो कुछ इस तरीके की पोस्टर्स चिल्ड्रन बना के लाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब पोस्टर्स ये दिखाना चाह रहे हैं कि पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम पानी हमारा बेस्ट फ्रेंड है। मैसेज क्या है? और एक्चुअली में 22 मार्च को ये वर्ल्ड वाटर डे क्यों मनाया जाता है? 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि ह्यूमैनिटी को ये याद दिलाया जा सके कि जो पानी है ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है और इसको हम लोग हिसाब से, ढंग से, सस्टेनेबल तरीके से खर्च करें। कभी आपने फील किया है आपके स्कूल में या आपके घर पे पानी की शॉर्टेज हो? ठीक है, आपके पेरेंट्स या कभी आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा कि आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहती। इनफैक्ट अगर ना भी समझाया हो, अगर वो वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उनको रोकना चाहिए पानी वेस्ट करने से। वाटर डे हर साल इसलिए मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में ताकि सबको इस बात का ध्यान दिलाया जा सके कि भैया वाटर को कंजर्व करना, वाटर को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में वाटर की कमी बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है। भले ही हमारे अर्थ को अगर आप देखेंगे 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशन। 71% ऑफ द अर्थ का जो आउटर सरफेस एरिया है वो पानी से भरा हुआ है, लेकिन वो पानी हमारे लिए यूजेबल पानी नहीं है, वो ओशन का सॉल्टी वाटर है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस्तेमाल हम केवल फ्रेश वाटर को कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दौरान जो पानी हम लोग अपनी छतों पे इकट्ठा करते हैं और फिर उनको टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं, उनको भी हम लोग सीधे नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, हाथ धुलने के लिए, इस तरीके की चीजों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसको आपके बाथरूम के फ्लश में, गार्डन में पौधों में पानी देने के लिए, गैरेज में कार को साफ करने के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ चीजें होती है जैसे पानी पीना, नहाना, धोना, इन सब तरीके की चीजों के लिए आपको फ्रेश वाटर की जरूरत है। और यूनाइटेड नेशंस ने रिकमेंड किया है कि भाई डेली मर्रा की चीजों के लिए, जैसे पानी पीने के लिए, वॉश करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए, यानी नहाने के लिए, एक इंसान को एक दिन में 50 लीटर पानी चाहिए, एक एडल्ट को। और ये पानी लगभग 2.5 बकेट्स होता है। अगर आप मानो कि एक बकेट 20 लीटर की है, अगर आपको इतना पानी मिल रहा है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इतना पानी नहीं मिल रहा। और दुनिया भर की बात क्यों की जाए, अगर आप इंडिया में ही देखें तो इंडिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इतना पानी नहीं मिलता है। कभी अगर आपको टूरिज्म का मौका मिले तो राजस्थान में जो डेजर्ट है हमारा, थार डेजर्ट, उसके आसपास के इलाकों में जाके देखिए और वहां पे किसी पर्सन से पूछे कि भाई पानी है क्या यहाँ पे, वो आपको बताएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, नलों में से पानी नहीं आता, पानी के लिए बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा है लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर, इस तरीके की लाइनें लगी हुई हैं, लेडीज और बच्चे, लड़कियां, लड़के खड़े हुए हैं पानी भरने के लिए। इस तरीके के नज़ारे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं अगर आप मुंबई में आएंगे। मुंबई में बहुत सारी चॉल्स हैं, बहुत सारे स्लम्स हैं। कभी उन चॉल्स और स्लम्स में एक चक्कर काटिए सुबह के समय पे, आपको ऐसी लाइनें बहुत सारी दिखाई दे जाएंगी। हर घर से घड़ा आता है, घड़े से पानी भर के लेके जाते हैं, फिर उस घड़े के पानी से घर का सारा काम होगा, खाना पीना, बनाना, बर्तन धुलना, सब इस घड़े के पानी से होगा। और पानी भी सुबह एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आएगा। अगर चला गया और आपने नहीं भरा तो फिर आपके लिए पोटी जाने तक का भी पानी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं पानी कितना ज्यादा जरूरी है। फिर आपने पूरी दुनिया भर में देखा होगा कि मार्च हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में एक नया कंसेप्ट निकल रहा है, वाटर वॉर, पानी के पीछे जंग। अभी तो नहीं है, पर हो सकता है आने वाले समय में पानी के पीछे एक वाटर वॉर जैसा कंसेप्ट भी आपके सामने आ जाए। अच्छा, गर्मियों के दौरान खासकर ये पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है हमारे सामने। ठीक है,
आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मुंबई में अगर आप रहते हो, जो मुंबई में कोई रहता हो उससे अगर आप बात करो, आपको पता है कि जून के एंड में लगभग मुंबई में मानसून आ जाता है, तो पानी बहुत तेजी से बरसने लगता है। जो ये टाइम होता है ना अप्रैल का, मई का और मार्च का, इस समय पे किसी मुंबई में रहने वाले निवासी से आप बात करोगे तो आप बोलोगे कि नॉर्मली जो सुबह पानी आएगा नलों में वो 8 बजे से लेके अगर 2:12 या 11 1 बजे तक आता होगा, तो इन महीनों में वो पानी 8 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक ही आता है, कभी कभी वो भी नहीं आता है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि समर्स के टाइम पे पानी की कमी पड़ने लगती है वहां पे। वो अलग बात है कि जब पानी बहुत ज्यादा बरस जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने लगती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म बना रखे हैं, तो पानी के एक्विफायर्स भर जाते हैं उतनी बारिश के बाद। वो जो जून जुलाई अगस्त में पानी बरसता है ना हमारे वेस्टर्न कोस्ट में साउथ ईस्ट मानसून की वजह से, तो उसकी वजह से चीजें हो जाती हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, सॉरी। बट कुछ ऐसे महीने होते हैं कि मुंबई में एक्यूट वाटर शॉर्टेज दिखती है। इसी तरीके से हमारे देश के बहुत से शहरों में बहुत सारे ऐसे महीने आते हैं जहां पे एक्यूट वाटर शॉर्टेज दिखती है, क्योंकि मॉनसून हर जगह उतनी फोर्स के साथ पानी लेके नहीं आता है, ठीक है। ये आपको कुछ पेपर्स दिख रहे हैं, व्हाट इफ 2006 गेट्स लेस रेन, इस तरीके की क्लिपिंग्स आपको ये दिखा रही है कि पानी हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, एक फन फैक्ट कह सकते हो आप, कि ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। क्यों? ताकि लोगों को ये एहसास दिलाया जा सके कि फ्रेश वाटर नाम का नेचुरल रिसोर्स डे बाय डे कम हो रहा है। अब एक्टिविटी 16.1 में आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से उन क्लिपिंग्स को इकट्ठा करिए काट के, जो वाटर शॉर्टेज के बारे में बात करती हैं, उनको अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए, और वाटर से रिलेटेड जो दिक्कतें लोग फेस करते हैं, अगर एक जगह पे वाटर शॉर्टेज हो गया उससे क्या चीजें हो सकती हैं, दुनिया भर में कौन कौन सी जगह है जहां पे वाटर का शॉर्टेज हो रहा है, उस तरीके की बातों से लेके अपने बच्चों को, अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करें। तो वाटर शॉर्टेज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। और यहां पे देखिए फैक्ट लिखा हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू इयर्स फ्रॉम नाउ मोर देन 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड वुड फेस स्कार्सिटी। अभी से कुछ साल बाद, या फिर ये कुछ साल बीत चुके हैं जब ये बुक छपी थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो अब आप कह सकते हो कि लगभग 1/3 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड ये वाटर स्कार्सिटी को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। ओके, अब कितना पानी हमारे पास अवेलेबल है ये हमको समझना। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये पिक्चर दिख रही है पूरी ब्लू दिख रही है, ज्यादातर जगहों पे ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये है हमारे ओशन। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस ओशन से भरा हुआ है, बट ये ओशन का पानी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, हमें फ्रेश वाटर चाहिए यूज करने के लिए। तो जब बात आई फ्रेश वाटर, मतलब जिसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत कम हो। अब सॉल्ट का कंटेंट कम हो ऐसा पानी आपको कहां मिलेगा? समुद्र और ओशन में तो मिलेगा नहीं, तो वो आपको मिलेगा रिवर्स में, लेक्स में, ग्राउंड वाटर में मिलेगा, आइस कैप्स में मिलेगा, कुछ हद तक हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है पूरा पानी। अब इन सब चीजों में अगर आप अपने सीज और ओशंस को जोड़ दो तो ये टोटल पानी है, ज्यादातर पानी है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया समुद्रों में है, और समुद्रों वाला पानी इट्स नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डायरेक्टली। इनफैक्ट जो पानी नदियों में है और लेक्स में है, दैट इज ऑल्सो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डायरेक्टली, खासकर आज की डेट में जब इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो वो पानी जो कि फिट है हमारे यूज के लिए, उसे आप बोलते हो फ्रेश वाटर। और यहां पे एक एक्टिविटी के थ्रू आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक्चुअली में कितना फ्रेश वाटर है दुनिया में। देखिए 16.2 में आपको कुछ चीजें करनी है। क्या करना है? आप एक बकेट लीजिए, 20 लीटर की बकेट आपने यहां पे भर रखी है, ठीक है, इसको आपने पूरा भर लिया, इसमें लमसम 20 लीटर का पानी है। अब आप 1 मिनट के लिए एज्यूम करिए कि इतना ही पानी पूरी अर्थ पे, पूरी दुनिया में, आपको एजम्पशन करना है। अब आप एक टी स्पून लीजिए जिसकी कैपेसिटी 5 ml है, और 100 टीस्पून निकाल के इस मग्गे में डाल दीजिए आप, बाथ मग। तो 100 टीस्पून और 5 ml यानी कितना पानी आपने डाल दिया? 500 में लगभग आधा लीटर। तो 20 लीटर में से आधा लीटर पानी इसमें चला गया, 19.5 लीटर यहां पे बचा होगा। ये जो आधा लीटर है ना, अगर टोटल अर्थ में पानी 20 लीटर है तो फ्रेश वाटर केवल आधा लीटर है। इस प्रोपोर्शन में बात हो रही है आपको समझाने के लिए। फिर आप काम करिए, इस बाथ मग में से 30 स्पून ऑफ पानी निकाल के इस ग्लास में डाल दीजिए। तो 1 टीस्पून 5 ml का है, 30 स्पून 150 ml के हो जाएंगे। तो ये 150 ml पानी इस ग्लास में आ गया। तो ये क्या है? ये वो पानी है जो ग्राउंड वाटर से आप यूजेबल फॉर्म में बाहर निकाल सकते हो। देखिए ग्राउंड वाटर में भी 2 तरीके के पानी है, एक फ्रेश वाटर है, एक सॉल्टी वाटर है।
तो सॉल्टी वाटर आपके काम का नहीं है। अगर वाटर टेबल बहुत नीचे चली गई तो जो आपको पानी मिलेगा वो सॉल्टी होगा, वो आप यूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट फ्रेश वाटर। ऊपर का पानी आपके काम का है, दैट इज फ्रेश वाटर। तो जो काम का पानी है वो इस 20 लीटर में से 150 ml है अंडरग्राउंड वाटर का। और फाइनली टेक अ क्वार्टर स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। इस मग से क्वार्टर स्पून फुल ऑफ पानी, ठीक है। तो क्वार्टर स्पून फुल कितना हो गया भैया, एक स्पून की कैपेसिटी थी 5 ml, और इस स्पून का भी 1/4 फ्रेंड्स, इस स्पून का 1/4 कितना हो जाएगा, 1.25 ml। आप समझिए कि अगर 20 लीटर पानी इस बकेट में था तो इस 20 लीटर में केवल 1.25 ml पानी आपका लेक्स और नदियों में अवेलेबल है। तो आप समझ लीजिए कि लेक्स और नदियों का पानी कितना कम है हमारे पास, और उन लेक्स और नदियों के पानी को भी हमने पॉल्यूट कर रखा है। तो 20 लीटर के कंपैरिजन में हमारे पास केवल 1.25 ml नदियों का पानी है, लेक्स का पानी, और उनको भी हमने नहीं छोड़ा है, पूरी तरीके से गंदा कर दिया है, वो भी अब पीने लायक या नहाने लायक तक नहीं बची है। तो ये सब करने के बाद जितना पानी एंड में बकेट में बचा हुआ दिख रहा है वो भाई सैलाइन वाटर है जो समुद्र में अवेलेबल है। ग्राउंड वाटर कितना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कुछ ग्राउंड वाटर ऐसा भी होता है जो सलाइन होता है, ठीक है। तो सलाइन को हमने एक कैटेगरी में रखा है और फ्रेश वाटर को हमने एक कैटेगरी में रखा है। तो इस एक्टिविटी से आपको यह पता चल गया कि भाई कितना प्रोपोर्शन का पानी हमारे पास फ्रेश वाटर है, और आप ये समझ रहे हैं कि फ्रेश वाटर का जो पानी है वो हमारे पास पूरा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर वो कहां पे है, वो ग्लेशियर्स में, आइस कैप में दबा हुआ है, ठीक है। ग्लेशियर्स आइस कैप में ये सब पानी दबा हुआ है। तो ग्लेशियर आइस कैप वाला पानी तो हमारे पास डायरेक्ट यूज में है नहीं। हमारे पास डायरेक्ट यूज में पानी है ग्राउंड वाटर का, जहां पे हमने सबमर्सिबल या पंप डाल के यूज कर लिया, और बचा कुछ है जो रिवर्स और वाटर, जो रिवर्स और लेक्स हैं, और ये हर तरीके के पानी को पॉल्यूट करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब यहां पे कुछ फैक्ट्स हैं, बूझों को समझ में आया कि भैया जो वाटर अवेलेबल है हमारे लिए, जो काम का पानी है वो ऑलरेडी बहुत कम है। और पहली ने क्विकली कैलकुलेट किया, ठीक है ना, कि भाई काम का पानी केवल 0.006% ऑफ ऑल द वाटर फाउंड ऑफ द अर्थ, जो हमारे काम का पानी है दैट इज ओनली 0.006%। ये पहली ने कैसे कैलकुलेट किया ये आप देखिए। अब आगे चलते हैं हम अपनी इस एक्टिविटी पे जो की थी 16.2। यहां पे बोला गया है कि हम ज्यादातर लोग ये एज्यूम करते हैं कि वाटर जो है वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है, ठीक है। इस ऊपर के टेबल में हमने ये देखा कि एक्चुअली में उस 20 लीटर पानी को अगर हमने टोटल पानी माना तो हमारे पास यूज के लिए जो अवेलेबल था वो केवल 1.25 ml था। यानी सारे ओशंस अगर 20 लीटर के हैं तो जो सारी नदियां हैं, सारे पॉन्ड्स हैं, ये केवल 1.25 ml है। अब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वाटर हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या हम एक दिन सारा पानी इस्तेमाल कर डालेंगे? देखिए नेचर ने हमको एक बहुत अच्छी वाटर साइकिल दी थी। अब वो अलग बात है कि उस वाटर साइकिल को हमने खुद ने तबाह किया है। वाटर साइकिल के अलग अलग हिस्से मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। इवेपोरेशन हो रहा था, ट्रांसपिरेशन हो रहा था, ठीक है, क्लाउड्स के थ्रू पानी बरस रहा था, तो ओशनिक का सॉल्टी वाटर फ्रेश वाटर बन के हमारे अर्थ पे आ रहा था। ये सब चीजें हमने करी थी। अब यहां पे देखिए, यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय वेरियस प्रोसेसेस व्हिच मेक द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए, जब वाटर साइकिल की बात होती है तो वाटर इस वाटर साइकिल में हर फॉर्म में सर्कुलेट करता है। वो सॉलिड फॉर्म में भी रहता है। अब जो आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो सब सॉलिड फॉर्म में। इस ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जब पिघलेंगे तो नदियां निकलेंगी, गंगा, यमुना, इस तरीके की नदियां निकलेंगी, ठीक है। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे तो उनका लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। जब वो इवेपोरेट करके भाप बन जाएंगी तो वो वेपर फॉर्म में आ जाएंगी। तो वाटर साइकिल में जो वाटर है वो हमारे सामने तीनों फॉर्म्स में आता है, ओके। तो ये तीनों फॉर्म्स हमने देख लिए। लिक्विड फॉर्म में ओशन, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर। गैसेस फॉर्म से वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये तीनों फॉर्म्स कंटिन्यूअसली एक दूसरे फॉर्म में बदलते रहते हैं। अब यहां पे 16.5 फिगर नीचे आपको दिख रहा है। 16.3 एक्टिविटी करनी है। बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है वाटर साइकिल में, उनके नाम्स को जंबल करके रखा गया है, नंबर के साथ लेबल किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा क्या है। कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपको खुद पता करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 4 पे आपको बादल दिख रहे हैं, यहां पे डुक्लोज लिखा हुआ, ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में क्लाउड्स, ठीक है, बहुत सिंपल है।
फिर और देखा जाए टू वाला, देखिए टू में पानी के ऊपर से कुछ भाप सी उठ रही है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको जब आप जंबल करोगे तो ये निकल के आएगा इवेपोरेशन। ओके, फिर आगे देखते हैं। ये वन पे आपको जो पानी दिखाया जा रहा है ये एक्चुअली में डिनेट क्या कर रहा है, लैंड के नीचे जा रहा है। लैंड के नीचे जा रहा है तो लैंड के नीचे कौन सा पानी नहीं मिलता है, ग्राउंड वाटर मिलता है। तो ये वन जो रद्दगांव रावत लिखा है ये एक्चुअली में क्या है, ये है आपका ग्राउंड वाटर। ओके, फिर पांचवें नंबर पे देखते हैं फ्रेंड्स। पांचवें नंबर पे नीचे पेड़ बने हुए और पेड़ से कुछ भाप सी उठ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पेड़ की लीव्स होती हैं उन लीव्स में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के छेद के थ्रू जो पानी है ये ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये पांचवा वाला प्रोसेस क्या है, ऑब्वियसली बात है ट्रांसपिरेशन। ये इन क्लाउड्स में तो कस के पानी बरस रहा है नीचे, तो ये जो पानी बरस रहा है इसको आप क्या बोलोगे, रेनफॉल। रेनफॉल को एक और चीज बोलते हो प्रेसिपिटेशन, जो 7 में दिखा रखा है। तो बहुत सारे प्रोसेसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आप खुद से दो प्रोसेसेस को आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए, ऑलमोस्ट सारे मैंने बता दिए। 3 को आप रीअरेंज करके क्या लिखोगे, ये 6 को आप रीअरेंज करके क्या लिखोगे। कई बार मैंने पहले क्लास 6 की किताब में आपको बताया था कि अगर एक बोतल के अंदर, ध्यान दीजिएगा, एक बोतल के अंदर पानी है और बाहर आपने इस बोतल को एयर कंडीशनर कमरे में रख दिया तो आपको बोतल के अंदर की सरफेस की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई करने पड़ जाएंगी। वो कैसे होता है, उसी तरीके से एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास के अंदर आप बिल्कुल ठंडा पानी भर दीजिए तो ग्लास की आउटर सरफेस पे आपको पानी दिखाई देने लग जाएगा। वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, वो प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। या तीसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब भैया छठा वाला तो खुद ही ढूंढो, हर चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं। यहां पे बहुत सारी टाउन्स और सिटीज में भाई वाटर सप्लाई सिस्टम होते हैं। इन वाटर सप्लाई सिस्टम्स को वहां की सिविक अथॉरिटीज देखती हैं, खासकर जो वहां की म्युनिसिपैलिटीज हैं वो देखती हैं। ये क्या करते हैं कि वाटर्स को नियर बाई लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स, वेल से निकालते हैं और फिर इस वाटर को बाय अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स प्रोवाइड किया जाता है। तो बड़े बड़े आपके मेट्रो सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, उन पे सेंट्रलाइज बेसिस पे ये पानी को छोड़ा जाता है जो घरों तक पहुंचता है। ठीक है, बहुत सारे विलेजेस में ये वाटर सप्लाई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो जहां पे वाटर सप्लाई सिस्टम अवेलेबल नहीं है वहां पे लोगों को अपने बर्तन लेके जाना पड़ेगा, इन सोर्सेस के पास, वेल्स के पास जाना पड़ेगा, नदियों के पास जाना पड़ेगा और वहां से पानी भर के लाना पड़ेगा। घर की लेडीज को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जब इस तरीके का काम उन्हें करना पड़ता है तो उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर आता है और प्लस बच्चों को ये काम करने से एक्सपेक्ट किया जाता है और खासकर जो गर्ल चाइल्ड होगा घर में उससे काम एक्सपेक्ट किया जाएगा ड्यू टू अवर कल्चरल एफिनिटी। उस चक्कर में उनकी एजुकेशन पे भी बात आती है क्योंकि घंटों तो उनको इस पानी को लाने में ही निकल जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक सब्जेक्टिव फैक्ट से आप एग्जाम्स में कोट कर सकते हो। फिर आज की डेट में बहुत सारे लोग कुछ नई नई तरीके की चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं। आपने देखा होगा अर्बन एरियाज में पहले हैंडपंप, देखिए हैंडपंप पहले एक रूरल एरियाज में तो हैंडपंप बहुत मिलते थे, अर्बन एरियाज में भी हल्के फुल्के हैंडपंप दिखते थे। हैंडपंप पहले तो बहुत नजर आते थे। अब पिछले कुछ सालों में हैंडपंप का फैशन खत्म हो गया क्योंकि क्या है कि अब मैकेनाइज सोर्सेज आ गए हैं अंदर से पानी निकालने के, तो हैंडपंप में मेहनत करनी पड़ती थी। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हैंडपंप्स का जो प्रयोग है वो कम हो गया। बट एक समय था जब हैंडपंप्स बहुत फैशन में हुआ करते थे। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले लोग कुएं से निकाला करते थे पानी, बट फिर कुएं से एक अच्छा अल्टरनेटिव आया ट्यूबवेल। लोग ट्यूबवेल से पानी निकाला करते थे। ट्यूबवेल की एक खास बात होती है, ट्यूबवेल एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप खेत वगैरह में जाएंगे, पंजाब और यूपी और राजस्थान, हरियाणा के इनके केसेस में जाएंगे, वहां ट्यूबवेल का बहुत धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। दो चीजें और हैं, अर्बन एरियाज में पहले पंप से इस्तेमाल किए जाते थे, नॉर्मल मोटर पंप्स का इस्तेमाल किया जाता था। नॉर्मल मोटर पंप्स की खास बात होती थी कि ये कुछ डेप्थ तक पानी निकाल सकते थे, पर अब बहुत एक्सेसिव यूज किया गया तो उस डेप्थ तक जो वाटर टेबल थी उसके नीचे चली गई, मतलब वहां पे उतना पानी खत्म हो गया। तो भाई एक नया तरीका इजाद कर लिया लोगों ने। लोग ले आए क्या चीज, लोग ले आए सबमर्सिबल। सबमर्सिबल की जो ट्यूब जाती है वो बहुत डीप जाती है ग्राउंड में, तो ऑब्वियसली बात है वो वाटर टेबल के अंदर पहुंच जाती है, लोगों को लग जाता है पानी आना शुरू हो गया है, पानी कभी खत्म नहीं होगा। लोगों को ये आइडिया नहीं है कि जब वो वाटर टेबल उस सबमर्सिबल की लोअर डेप्थ के नीचे चला गया ना तो सबमर्सिबल में भी पानी आना बंद हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर अनलिमिटेड नहीं है, ये कभी ना कभी खत्म होगा। अब यहां पे बात आती है किस चीज की, ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। अगर आप किसी वाटर बॉडी के पास हो, मान लीजिए किसी नदी के पास हो आप,
तो उस नदी के पास की अगर आप जमीन को खोदोगे ना, तो आप थोड़ा ही अंदर जाके देखोगे कि जो पानी में नमी होगी, तो जो सॉइल होगा, सॉइल में नमी होगी, बहुत सारा मॉइस्चर होगा। और नीचे खोदोगे तो कहो आपको सीधे सीधे पानी मिल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि वाटर बॉडी के आसपास की जो जमीन है उसको अंदर की तरफ खोदेंगे तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर मिलेगा, वहां पे वाटर टेबल ऊपर होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर जमीन के अंदर हम खोदते चले जाएं तो हमको कुछ जगहों पे पानी मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है। हमारे जमीन के अंदर एक वाटर टेबल है और इस वाटर टेबल को बनने में काफी साल लगे हैं। अब ये वाटर टेबल का जो लेवल होता है वो कहीं पे बहुत ऊपर होता है, कहीं पे बहुत नीचे होता है। कहीं पे अगर आप 1 मीटर गड्ढा भी खोदेंगे तो नीचे आपको पानी मिल जाएगा ग्राउंड वाटर का, कहीं पे आप भाई 5-7 मीटर गड्ढा भी खोद देंगे तो नीचे आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये ग्राउंड वाटर कहां पे कितना मिलेगा, ये उस जगह की जियोलॉजी और बहुत सारे हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर किसी इलाके से में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, मान लीजिए किसी इलाके में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, या फिर उस इलाके में कोई बहुत बड़ी सी नदी बहती है, या वहां कोई बहुत पुराना पॉन्ड होता था, इस टाइप की कोई चीज थी, तो अगर इस तरीके की चीजें वहां पे थी तो ऑब्वियस सी बात है कि उन नदियों से पानी सॉइल के थ्रू नीचे सीप हुआ होगा। अगर वहां हमेशा से रेनफॉल ज्यादा हो रही थी तो रेनफॉल का पानी उस सॉइल के अंदर सीप किया होगा। इस पानी के सीप करने के प्रोसेस को इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का प्रयोग आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स में कैसे किया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल कि कंट्री बाय कंट्री, कि भाई पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है और उस शेलिंग की आड़ में कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुसा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? इन्फिल्ट्रेशन। यहां पे क्या हो रहा है कि पानी आपका सॉइल के थ्रू थोड़ा छनता 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 थोड़ा डेप्थ में पहुंच गया और डेप्थ में वहां पे बहुत सारा पानी, उस पानी जाके मिल गया, इसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर भी पानी की इन्फिल्ट्रेशन से बनता है। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाते जाएंगे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। एट प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पे जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो हार्ड, बहुत भारी चट्टानों के बीच में फंसा हुआ होता है, उसको आप एक्विफायर बोलते हो। ये एक्विफायर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां जहां एक्विफायर्स मिल जाते हैं वहां पे आप हैंडपंप खोद देते हैं, ट्यूबवेल खोद देते हैं, सबमर्सिबल खोद देते हैं और उससे खूब पानी निकालते रहते हैं। तो कुल मिला के आपको ये पता चला है कि अगर आप ग्राउंड के नीचे खोदते जाएंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। हर जगह तो ये नहीं मिलता, बट इंडिया की आप किस्मत कह लीजिए या जो कह लीजिए, इंडिया में अगर आप जमीन को खोदेंगे तो ज्यादातर जगहों पे आपको ग्राउंड वाटर मिल जाएगा। कभी आपने कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट देखी हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां पे बहुत सारी पानी की जरूरत होती है। पहली बात तो वहां पे जो लेबर 100-200 लेबर काम कर रहा होता है, उसके पीने के लिए पानी चाहिए, उसके नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, इन चीजों के लिए पानी चाहिए होता है। फिर भैया वहां पे सीमेंट के थ्रू जो आप मोरंग का इस्तेमाल करके प्लास्टर बनाने के लिए जो मॉइस्ट, जो आप पेस्ट बनाते हो, उस पेस्ट में पानी लगता है, ठीक है। तो दीवार खड़ी करने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए जो पेस्ट लगता है, उसके लिए पानी चाहिए, तो वहां पे पानी का प्रयोग होगा। तो पानी का प्रयोग बहुत तरीके से होता है। फिर एक दीवार खड़ी हो गई, उस दीवार भी समय समय पर तराई होती है ताकि वो प्लास्टर हार्डन होता जाए, दीवार कड़ी होती जाए, तो तराई में पानी लगता है। तो जहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है वहां पे नाना प्रकार की चीजों के लिए ग्राउंड वाटर की जरूरत होती है। इसलिए अक्सर कर देखा होगा कि जब कंस्ट्रक्शन जहां पे हो रहा होता है वहां पे वाटर टेबल से पानी खींचा जाता है, तो वहां पे वो लोग ये जो गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, ताकि पानी का एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, सॉरी, पानी का एक परमानेंट सोर्स निकाला जा सके। आज की डेट में कभी आपने बहुत बेसिक लेवल पे भी देखा हो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके घर में किसी ने भी प्लॉट लिया, उस प्लॉट पे आप अपना घर बना रहे हो, तो घर बनाने के टाइम पे ही वो अपनी नींव में एक जगह को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पे वो गड्ढा खोद के वहां पे पंप लगाएंगे या सबमर्सिबल लगाएंगे ताकि पानी निकाला जा सके उस घर के प्रयोग के लिए। इस तरीके की प्रक्रिया आपको ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, बिहार जैसे स्टेट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। साउथ की जो जमीन है वो थोड़ी प्लेट्यू है, उसको खोदना थोड़ा मुश्किल है, बट नॉर्थ साइड पे आप ये सब चीजें आराम से खोद सकते हैं। तो ग्राउंड से आप वाटर बाहर की तरफ खींच रहे हैं। अब जब ग्राउंड से वाटर आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो भाई ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा। यहां पे देखिए बड़ा अच्छा फिगर बना रखा है, ये नीचे वाटर टेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। इस वाटर टेबल में आपने हैंडपंप को खोद के यहां से पानी निकाला है, तो यहां पे अंदर की तरफ आपको ग्राउंड वाटर एक्विफर्स नजर आ रहे हैं। ऊपर एक स्ट्रीम और लेक है, इस स्ट्रीम और लेक में पानी रहा तो पानी धीरे धीरे छनता 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 इस ग्राउंड वाटर को रेगुलरली रिचार्ज करता रहेगा। अगर ये क्लाउड्स बरस रहे हैं रेगुलरली, तो क्लाउड्स बरसने की वजह से धीरे धीरे सीप करते करते पानी रिचार्ज होगा। पानी के रिचार्ज में पेड़ एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, उसको भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल की बात करते हैं। जो पानी हम लोग खींच रहे हैं,
अपने सबमर्सिबल्स के थ्रू या हैंडपंप के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, वो रिस्टोर हो रहा है थ्रू द सीपेज ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर से जो पानी गिर रहा है, मैंने बताया मुंबई साउथ वेस्ट माउंटेन के चलते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट में बहुत बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होती है। तो ये बारिश क्या करेगी, ये धीरे धीरे सीप करके, इससे एक्सपेक्ट होता है कि भैया अंदर के जो एक्वाफायर्स हैं वो भर जाएंगे। तो अगर हम अंडरग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, जस्टिफाइड है वो, तब तक जस्टिफाइड है जब तक उसके रिप्लेनिशमेंट का रेट और उसके एक्सट्रैक्शन का रेट बराबर है। यानी पानी को आप अंदर से निकाल रहे हो, इसको आपने बोला एक्सट्रैक्शन, और पानी अंदर नेचुरल तरीके से जा रहा है, इसको आपने बोला रिप्लेनिशमेंट। अगर ये रिप्लेनिशमेंट और एक्सट्रैक्शन का रेट है बराबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पानी आपने निकाला इतना अंदर बन गया। लेकिन अगर एक्सट्रैक्शन हो गया ज्यादा और रिप्लेनिशमेंट हो गया कम तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है। पानी को हम निकाल तेजी से रहे हैं पर उसको हम रिप्लेस तेजी से नहीं कर रहे हैं। इसकी बहुत सी वजह है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई जरूरत ज्यादा हो रही है पानी की। इंडस्ट्रियल फंक्शंस में तो बहुत ज्यादा हद से इस्तेमाल होता है पानी का। एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत गंदा इफेक्ट डाल रहा है हमारी वाटर टेबल पे। और प्लस आज की डेट में जो स्कैंटी रेनफॉल का फिनोमिना है, रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो रही है, और जहां पे हो रही है प्रॉपर वहां पे पानी का सीपेज नहीं हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर घट गया है। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और एक और फैक्टर आता है अर्बनाइजेशन की वजह से। दोनों फैक्टर को अभी हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की। भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो घरों को बनाने की डिमांड बढ़ रही है। उन घरों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारी शॉप्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं, ठीक है, रोड्स बन रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पेमेंट्स बन रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है इससे, रोड बनी, पेमेंट्स बने, बिल्डिंगें बनी, तो भाई सरफेस किसकी हो गई? कंक्रीट की हो गई। बिल्डिंगें बनी तो कंक्रीट की सरफेस हो गई, घर बने कंक्रीट की सरफेस हो गई, रोड्स बनी तो रोड अब सॉयल तो है नहीं, उसके ऊपर भी आपने तार डाला और बहुत अलग अलग तरीके से डाल के उसको सीमेंटेड कर दिया। इस तरीके की चीजें आपने कर दी। पार्क्स और प्लेग्राउंड नहीं रहे, ठीक है। अब मैंने आपको पहले एक एक्सरसाइज करवाई थी जहां पे एक जगह मैंने मिट्टी में एक बाल्टी पानी डालने को कहा था, एक बोतल पानी, और एक जगह सीमेंटेड फ्लोर पे पानी डालने को कहा था। सीमेंटेड फ्लोर का पानी तो वहीं फैल गया, लेकिन जो हमने मिट्टी में पानी डाला था वो पूरा पूरा अर्थ के अंदर चला गया। होता क्या है दोस्तों कि जितनी ज्यादा सीमेंटेड फ्लोर होगी, जितना ज्यादा पक्की सड़कें होंगी, जितने ज्यादा घर होंगे, उतनी ही कच्ची सड़कें कम होंगी, कच्चे सोर्सेस कम होंगे, सॉइल का एक्सपोजर कम होगा। और ये जो पानी बरसेगा नीचे, रेनफॉल, ये रेनफॉल ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट तो तब करेगा ना जब वो किसी कच्ची जमीन में बरसेगा। अगर वो पक्की जमीन में बरस गया, किसी सीमेंटेड फ्लोर पे बरस गया, रोड्स पे बरस गया, तो वो सॉइल के अंदर जाएगा ही नहीं। कैसे सॉइल के अंदर जाएगा? सॉइल के अंदर तो वो कच्ची जगह से जाएगा ना। तो अगर पार्क होगा तो उसमें सॉइल के अंदर चला जाएगा, ग्रास का लॉन होगा सॉइल के अंदर चला जाएगा, एग्रीकल्चरल फील्ड होगा सॉइल के अंदर चला जाएगा, किसी ऐसी जगह पर बरसेगा जहां पे फॉरेस्ट है, सॉइल के अंदर चला जाएगा। लेकिन जहां पे घर बने सीमेंटेड, वहां सॉइल के अंदर कैसे जाएगा? तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के थ्रू इस तरीके से आपका जो ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट है वो कम हो रहा है। फिर आज की डेट में कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रहा है फ्रेंड्स। भाई साहब अर्बन हीट आइलैंड बन गए आज की डेट में, और अर्बन हीट आइलैंड में आपको हर जगह पे एक ही चीज नजर आएगी, कंक्रीट की बिल्डिंग है। भैया हर जगह कंक्रीट की बिल्डिंग बनी है, कंक्रीट की सड़कें बनी है, सब कुछ कंक्रीट का बन गया है। सॉइल की सड़क, गार्डन पार्क वार्क तो बस शोबाजी के लिए बने हैं, वो खत्म ही हो गए एक तरीके से। तो एक रीजन आपको समझ में आया कि भाई ग्राउंड वाटर इतनी तेजी से खत्म हो रहा है पर रिप्लेनिश क्यों नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ी तो भाई एक्सट्रैक्शन का रेट बढ़ा पर रिप्लेनिशमेंट का रेट कम हो गया, क्योंकि आपने सबको कंक्रीट से ढक दिया, सड़कों से ढक दिया। फिर फ्रेंड्स एक तो ये हमने समझ लिया कि आपने यूज ज्यादा किया और रिप्लेनिश कम किया, तो इससे आपकी जो वाटर टेबल का जो डिप्लीशन है वो बहुत तेजी से होगा। और कई जगहों पे आप देखोगे कि भैया वाटर टेबल हैज कम डाउन टू अलार्मिंगली लो लेवल्स। बहुत नीचे आ गया है वाटर टेबल आपका, बहुत ज्यादा नीचे आ गया। ओके, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। आज की डेट भाई इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, और जो इंडस्ट्रीज होती है, चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो, पावर इंडस्ट्री हो, उसको भैया पानी की जरूरत पड़ती है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये भी भैया ग्राउंड वाटर को बेहिसाब खींच रहे हैं। कोई हिसाब ही नहीं है ग्राउंड वाटर खींचने का, कोई बिल तो भरना नहीं है ग्राउंड वाटर का, बस बिजली का बिल भरना हो तो बेहिसाब ग्राउंड वाटर खींच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जैसे कि अनलिमिटेड है, कभी खत्म होगा ही नहीं। अब हम यहाँ एक्टिविटी 16.4 देखते हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज का नाम लीजिए जो आपको फैमिलियर हो।
आप देखिए कि वो इंडस्ट्रीज कौन कौन तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, इनके बारे में आप पढ़िए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल कैसे करती हैं। एक एग्जांपल मैं दे लेता हूं, आप थर्मल पावर प्लांट्स को देख लीजिए। थर्मल पावर प्लांट्स में स्टीम को ठंडा करने के लिए पानी को आसपास के वाटर सोर्सेस से खींचा जाता है। जब वो पानी आसपास के वाटर सोर्सेस से खींचा जाता है तो वो हमारे ग्राउंड वाटर टेबल पे फर्क डालता है, क्योंकि उसमें एक तो आप पानी की अवेलेबिलिटी को कम कर रहे हो, फिर पानी को जब आप वापस दे रहे हो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज टेम्परेचर पे दे रहे हो। ये हर चीज हमारे ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट पे फर्क डालती है। एक एग्जांपल मैंने आपको ऐसे ओरली दे दिया है, बाकी आप खुद ढूंढिए। ये एक्टिविटीज आपको खुद करनी है अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। खासकर जो लोग क्लास 7th में हैं, जो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो तो बस समझ के आगे बढ़े। फिर जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की बात करते हैं भैया, तो आज की डेट में जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा रेन्स पे डिपेंडेंट है अपने क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। अब रेन पे डिपेंडेंसी कम हो रही है तो भैया उनके पास इरिगेशन सिस्टम आ रहे हैं, तो उन्होंने कैनाल बना रखी है। उसके बाद भी प्रॉब्लम यह है कि फार्मर्स के सामने सबसे ज्यादा कन्वीनियंट तरीका पता है क्या आया है इरिगेशन करने का? सबसे ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है उनके पास भैया ग्राउंड वाटर को खींचो। सोलर ट्यूबवेल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको, ठीक है, ताकि सन की एनर्जी से आप पानी को खींच के कर लो यूज। मतलब कि पंजाब के इलाके में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, भाई साहब ट्यूबवेल से धड़ाधड़ पानी अंडरग्राउंड वाटर बाहर निकल रहा है। तो एग्रीकल्चर में ना ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है, नो डाउट। भले ही एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फार्मर्स इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, उनके पास उतनी अवेयरनेस है नहीं, उन्होंने धड़ाधड़ अंडरग्राउंड वाटर को इस्तेमाल किया है। इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि ग्राउंड वाटर टेबल्स पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट्स में बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं। तो हमने कुछ वजहें देखी ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन की, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ और वजहें हैं जो ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन की हैं। एक तो है आपका, ये शायद आगे इसमें आएगी कि नहीं आएगी मुझे पता नहीं, बट मैं आपको खुद से बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वजह है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन वजह कैसे है? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि फ्रेंड्स जो पेड़ होते हैं ना, वो जो पेड़ की जड़ें होती है ना, उस सॉइल को पकड़ के रखती हैं, और जब पानी बरसेगा ना तो उस पानी को उस पेड़ की जड़ें खींच लेंगी, और वो पेड़ की जड़ें मदद करेंगी उस पानी को नीचे ड्रिप करने में, नीचे सीप करने में। तो अगर किसी जगह पे पेड़ ज्यादा होंगे ना, तो जो पानी का सीपेज होगा ग्राउंड वाटर में वो ज्यादा होगा। तो ग्राउंड वाटर्स को नेचुरली रिचार्ज करने में पेड़ एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और चूंकि डिफॉरेस्टेशन बेधड़ा से हो रहा है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में ये भी एक इफेक्ट डाल रहा है। अब हम लोग दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पकड़ लेते हैं। दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा अनइवन है। कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा पानी है, कुछ जगहों पे पानी बिल्कुल है ही नहीं, रेगिस्तान फैला हो। जैसे हमारा थार डेजर्ट हो गया, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट हो गया, ये बिल्कुल बिल्कुल रेगिस्तान है। इंडिया की अगर आप बात करो, बड़ी कंट्री है इंडिया, रेनफॉल हर जगह सेम नहीं है। कुछ रीजन में एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है, कुछ में हो ही नहीं रही। एक्सेसिव रेनफॉल जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा वेस्टर्न कोस्ट जून से लेकर अगस्त सितंबर तक बहुत पानी बरसता है, लेकिन पानी सिर्फ इस सीजन में ही बरसेगा, बाद में सूखा पड़ जाएगा। राजस्थान में आप चले जाएंगे, वहां तो पानी बरसता ही नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। तो जहां पे रेंज ज्यादा हो रही है वहां पे फ्लड्स वगैरह भी आ जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र वैली में फ्लड्स आ जाते हैं, तीस्ता नदी में बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, कोसी में फ्लड्स आते हैं, और जहां पे पानी बरस ही नहीं रहा वहां पे आ जाएगा सूखा। तो हमारा देश तो भैया इतना ज्यादा डाइवर्स है कि एक ही समय पे एक इलाके में बाढ़ भी आ सकती है और एक इलाके में सूखा भी पड़ सकता है। अब एक्टिविटी 16.5 देखते हैं। यहाँ पे 16.8 फिगर में रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया देख रखा है। एक बार इस मैप की तरफ नजर डालते हैं। ये देखिए भाई, एनुअल रेनफॉल का मैप है हमारा। इसमें जो सबसे ज्यादा डार्क है वो अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल, 200 से 400 वाला उसके बगल वाला इलाका। अलग अलग कलर्स के हिसाब से आप इन इलाके को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके आप इस बुक को डाउनलोड करके इसको ठीक से स्टडी करें। अब हम वापस आते हैं। आप उस जगह को लोकेट करो जहां आप रहते हो, करिए लोकेट। आर यू ब्लेस्ड विद सफिशिएंट रेनफॉल, ये आप इस मैप के थ्रू पता करने की कोशिश कीजिए। इज देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर? It may be possible that we live in an area where there is sufficient rainfall yet there is a shortage of water. Can we attribute this to the mismanagement of water resources? इसको मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ। अब मुंबई यहाँ कहीं है, कहाँ कितनी बारिश हो रही है? अब 400 सेंटीमीटर। उसके बाद भी मुंबई में वाटर शॉर्टेज है। उसके कुछ रीजन है, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है मुंबई में, ग्राउंड वाटर सीचेज है नहीं, पूरा मुंबई कॉन्क्रीट बन गया है, पानी बरसता है सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर से बह जाता है
रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती नहीं है। और बाद में आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल मई के महीने में पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, आप अपने एग्जाम्पल्स खुद देखिए। फिर वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। वी हैव रेड इन क्लास 6 दैट इन मेनी प्लेसेस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय अ वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम। इस वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम को मेंटेन कौन करेगा? तो वहां के सिविक अथॉरिटीज, वहां की म्युनिसिपैलिटीज मेंटेन करेंगी। लेकिन जितना भी पानी इन पाइप में छोड़ा जाता है, कभी कभी पानी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है, कभी कभी पाइप फट जाता है, पानी बहता रहता है। तो काम ये बहुत जरूरी है कि सिविक अथॉरिटीज जगह जगह पे इंस्पेक्शन करें, इस वेस्टेज को रोकें। फिर पानी की वेस्टेज केवल सिविक अथॉरिटीज से नहीं होती, सब लोग करते हैं। कभी कभी आप देखते हो शुरू में अगर आपको नहीं पता हो तो ब्रश करते हो तो आप अपना पानी खुला रखोगे, कार को पाइप से धोओगे। कुल मिला के कार कभी भी धोइए आप घर में तो पाइप से मत धोइए। आप एक बाल्टी लीजिए और उस बाल्टी में से मग्गे से धोइए तो पानी कम यूज होगा। लेकिन आप बढ़िया एकदम टैप से पानी लगाते हो और भाई पाइप से कार धुल देते हो, पर कितना पानी उससे बर्बाद होता है इसका अंदाजा अब शायद आपको लग जाए। उसी तरीके से नहाने में, बाथिंग में, शेविंग में जितना पानी लगना चाहिए हम उससे ज्यादा बर्बाद करते हैं। कभी कभी टैप खुले जाते हैं, पानी पूरा बह जाता है और हम पानी को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हमको दोबारा कभी पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं, जो कि बहुत डेंजरस है और बहुत गलत भी है, एथिकली भी ये गलत है। फिर जब हमारा रेनफॉल बदलता होती है तो ज्यादातर पानी ऐसे ही बह जाता है। जरूरी है कि इस प्रेशियस रिसोर्स को यूज किया जाए और उसको थ्रू कैसे यूज करोगे आप? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू आप अपने ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स को रिचार्ज भी कर सकते हो। ये मैंने पहले एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है और अलग से भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे वीडियो बनाई है, आप मेरी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्या आपके आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग है जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बने हुए हैं? उनको देखिए। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स बावरी नाम की सिस्टम्स हुआ करते थे। बावरी नाम की सिस्टम, जैसे कि आपने पीके देखी हो, उसमें अग्रसेन की बावरी में वो आविर खान बैठा रहता है। वो बावरी क्या थी? उसमें बहुत सारे स्टेप्स में नीचे जाइए और नीचे पे एक आपको बड़ा पानी का सोर्स दिखेगा। क्या होता था, जब पानी बरसता था ना तो उन बावरी में पानी स्टोर कर लिया जाता था। अगल बगल के पानी के सोर्सेज में वहां पे पानी की सप्लाई दे दी जाती थी। तो बेसिकली दिस बावरी वाज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। बीच में जब ग्राउंड वाटर का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा तो उस समय पे बावरी आउट ऑफ फैशन हो गई। लेकिन अब लोगों को बावरी की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। जब आज की डेट में दिल्ली जैसे शहरों में जब आप ये देख रहे हो कि पानी की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, पानी बरस नहीं रहा है, तब उन्होंने बावरी को मेंटेन करना शुरू कर दिया है। ये जो बावरी जैसी चीजें होती है ना, दे आर वेरी इफेक्टिव इन कंजर्विंग वाटर। बावरी कैसे फंक्शन करती है ये आप खुद भी एक बार देखें। फिर एक फार्मर जो कि पानी को इस्तेमाल करता है फील्ड में, जरूरी है कि वो वाटर को इकोनॉमिकली यूज करे। ये नहीं कि उसने ट्यूबवेल लगाया और बड़ा बड़ा पानी निकले जा रहा है। तो एक टेक्निक आती है ड्रिप इरिगेशन टेक्निक। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक आपको यहाँ पे फिगर में दिखेगी। देखिए यहाँ प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे ट्यूब लगा रखी है, इस ट्यूब से छोटे छोटे आउटलेट्स निकले जो इस प्लांट्स के रूट पे पानी फेंक रहे हैं। तो उसको बोला था ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता है पाइप का कि भाई ये नैरो ट्यूबिंग से जो नैरो टाइप्स होती हैं वो सीधे पानी के रूट के पास, सॉरी प्लांट के रूट के पास पानी फेंकती है। तो पानी का जो वेस्टेज है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा। एक यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है। भोजपुर नाम की एक जगह है, कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में, वहां बहुत कम पानी होता था। वहां पे केवल फ्रेश वाटर का एक सोर्स था, वो था अंडरग्राउंड वाटर। ओके, अब अंडरग्राउंड वाटर का लोगों ने भैया बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल किया और फिर एक टाइम के बाद पता चला कि भैया वाटर टेबल वहां पे बहुत कम चला गया है, बहुत नीचे हो गया है। तो 1989 में वहां के विलेजर्स ने डिसाइड किया कि भाई हम कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और रेन वाटर को हार्वेस्ट कैसे करेंगे? भाई वहां पानी तो कम बरस रहा है, तो जब बरसेगा तो उस पानी को तो हम हार्वेस्ट करेंगे ही। साथ साथ दूर उसके एक रुकमती रिवर बनती थी। उस रुकमती रिवर में उन्होंने 18 चेक डैम्स बनवाए, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में चेक डैम्स बनवाए। और वो चेक डैम्स ने क्या किया कि धीरे धीरे उन चेक डैम से पानी जमा होने लगा। वो पानी धीरे धीरे सीपेज के थ्रू ग्राउंड वाटर में चला गया, जिसने उनके एक्विफायर्स को रिचार्ज कर दिया और उनके ग्राउंड वाटर में फिर से पानी आ गया। तो कुल मिला के वो जो नदी बह रही थी वो बह के ओशन में चली जा रही थी, उसके पानी को रोक के उसको चेक डैम्स में कलेक्ट करके उसके पर्कोलेशन रेट को बढ़ा के नीचे के ग्राउंड वाटर को उन्होंने नेचुरल तरीके से रिचार्ज किया। अब ऑब्वियस सी बात है ये काम उनका 1 महीने 2 महीने में नहीं हुआ होगा, वो 2 से 4 साल इस काम को लगे होंगे। बट
इससे रिजल्ट मिले। तो जो पानी बरसा उसको भी उन्होंने रेन वाटर से हार्वेस्टिंग के थ्रू हार्वेस्ट किया, और चेक डैम्स बना के नदी के पानी को भी हार्वेस्ट किया और अपने एक्वीफायर्स को भरा। क्या हम लोग इस तरीके की चीजें कर सकते हैं? क्या इससे कुछ फायदे होंगे? ऑब्वियसली बहुत फायदे होंगे दोस्तों। हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? हमारा क्या रोल है? हमारा बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे घर में कोई पानी बह टैप बह रहा है, हमारे स्कूल में कोई टैप बह रहा है, या हम किसी भी जगह पे जाते हैं हमको दिख रहा है कि टैप खुला हुआ पानी बह रहा है, तो हमें उसे बंद करना चाहिए। अगर कोई दूसरा पानी को वेस्ट कर रहा है तो एटलीस्ट हमको उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा ना करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते हैं, बट फिर भी हमारा काम बनता है कि हम उनको समझाएं। फिर हमारी वाटर की हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ब्रश करें तो टैप्स को ऑफ करें। पानी को नहाने में जब इस्तेमाल करें तो एक तरीके से इस्तेमाल करें, ये नहीं कि भैया अपने मजे के लिए खड़े हैं पानी के नीचे घंटों भर तक। अपने घर की जब फ्लोर्स को धोएं तो पानी को बहा के ना धोएं, एक पोछे के थ्रू आप पोछा लगा के फ्लोर्स को साफ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसके लिए पानी बहाया जाए। फिर यहाँ पे कुछ इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स। क्या इफेक्ट है वाटर स्कार्सिटी का प्लांट्स पे? देखिए, प्लांट को जीने के लिए पानी की जरूरत है। आपने गमले लगे हुए प्लांट्स को देखा होगा, अगर आप इन गमले लगे हुए प्लांट्स पर रेगुलरली पानी नहीं डालोगे ना, सूखने लगेंगे। तो आपको यह मालूम पड़ गया कि भैया इन गमलों को, इन प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है, क्योंकि इन पानी से ही घुल के ये न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर पहुंचते हैं, और न्यूट्रिएंट्स पहुंच भी जाएंगे, अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो ये पौधे नहीं जिंदा रह पाएंगे। समझ गए? इसीलिए अगर पानी नहीं रहेगा तो पौधे जिंदा नहीं रहेंगे, पौधे जिंदा नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड चेन बेस लेवल पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमारी अर्थ पे कोई लाइफ ही नहीं बचेगी, क्योंकि यही प्लांट्स हमको खाना दे रहे हैं, यही प्लांट्स हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसीलिए प्लांट्स को बचाना बहुत जरूरी है, उसके लिए वाटर को बचाना बहुत जरूरी है, और वाटर से हम भी बचते हैं। ठीक है, ये एक और सक्सेसफुल इनिशिएटिव है। राजस्थान एक बहुत हॉट और ड्राई प्लेस है, वहां पे भाई पानी की नेचुरल स्कार्सिटी थी, उसके लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ सोशल वर्कर्स थे, उन्होंने अलवर डिस्ट्रिक्ट को एक ग्रीन प्लेस में बदल दिया और कुछ 5 ड्राइड अप रिवर्स को रिवाइज किया, अरवेरी, रूपरल, सरसरा, भगानी, जहाजवली। आप इनके बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, काफी ज्यादा ये कवर हुआ है। ठीक है, पॉपुलर कल्चर में कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को यूज करके उस जगह को पानी अवेलेबल कराया गया है। तो कीवर्ड्स इक्विफायर समझा, डिप्लीशन समझा, ड्रिप इरिगेशन समझा, ग्राउंड वाटर समझा, इनफिल्ट्रेशन समझा, रिचार्ज समझा, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर टेबल, सब कुछ हमने यहाँ पे समझा है। तो देखिए, वाटर सारे लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है, कोई लाइफ नहीं हो सकती जिनमें बिना वाटर। टेबल में वाटर सॉलिड, लिक्विड, वेपर तीनों फॉर्म में होता है। ठीक है, भले ही वाटर साइकिल के थ्रू वाटर मेंटेन किया जाता है, पर दुनिया के बहुत से हिस्सों में पानी की कमी है, पानी का बहुत ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इरेटिक रेनफॉल की वजह से। फिर इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और मिसमैनेजमेंट की वजह से वाटर की कमी पड़ रही है। जरूरी ये है कि हर इंडिविजुअल वाटर को इकोनॉमिकली इस्तेमाल करे, ग्राउंड वाटर का अननेसेसरी यूजेज बंद हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के तरीके को तेजी लाई जाए। ठीक है, और प्लांट्स के बारे में हमने देखा कि अगर उनको पानी नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने इस चैप्टर में देखी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई फ्रेंड्स। इतनी देर तक बोला हूं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे। कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको है तो।